नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा जारी है। आज है 17वां दिन, 17th ऑफ अक्टूबर। तो inktober में एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है या एक वर्ड दिया जाता है जिसके इर्द गिर्द आप कोई ना कोई आर्ट वर्क बनाते हैं उसी प्रॉम्प्ट को ध्यान में रख के। तो आज का जो प्रॉम्प्ट है वो है ऑर्नेट। जैसे ऑर्नामेंट होता है उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है। तो इसके ऊपर मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन दिल में थोड़ी श्रद्धा जगी और आज मैं सोचा हूँ कि गणपति को सजाते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिनको मैं देख के एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। स्टोन के अंदर इतनी कार्विंग है, अनबिलीवेबल, और वो भी गुप्तकालीन एक गणेश जी की मूर्ति मैं देख रहा था। टेराकोटा की मूर्ति है और संजो के अभी भी रखा गया है। तो भारत कला भवन, ये एक म्यूजियम है बनारस में, मेरे यूनिवर्सिटी में है। उसमें एक गुप्तकालीन 12वीं शताब्दी की एक मूर्ति थी, शायद डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो वो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ने जाता था कॉलेज में तो हमारा एक आउटडोर स्टिल लाइफ टाइप की कोई क्लास होती थी और मैं वो गणेश जी को देखता रहता था और उनको बनाता था हर एंगल से। जिधर से लाइट डालो अलग ही टोनल वैल्यू मिलता था। एक बड़ा दुख हुआ कि भारत कला भवन का कोई वेबसाइट नहीं है। जाऊंगा, मैं शिकायत करूंगा। मैं चाहता था कि दोबारा से उस स्कल्पचर को बनाऊं। तो मैं आर्काइव में गया, इंडियन आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट पे, और वहाँ से एक गणपति की मूर्ति देखी। वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसी मूर्ति है। तो ईश्वर का श्रृंगार ये दिमाग में आता है, क्योंकि मैं कभी कभी मंदिरों में जाता हूँ तो वहाँ हमको पहले रोक दिया जाता है कि रुको, अभी प्रतिमा को हम सजा रहे हैं। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो भव्य दर्शन होते हैं और ईश्वर को फूलों से सजाते हैं, कहीं भभूत से सजाते हैं। तो वो एक क्षण होता है जब वो कपाट खुलते हैं और साक्षात भगवान आपके सामने होते हैं, श्रृंगार किए हुए। तो ये आज का टॉपिक है ऑर्नेट, और मैं इसको दिल से बनाना चाह रहा हूँ और ब्रश एंड इंक करूँगा। और inktober ब्लैक एंड वाइट का त्यौहार है, तो सारे आर्ट वर्क ब्लैक एंड वाइट होंगे। तो चलिए हमारे साथ ये छोटी सी यात्रा आरंभ करते हैं। तो पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल से इसको ड्रॉ करूँगा। तो ये मूर्ति है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने निकाली। मैंने बोला ना कि मुझे एक गणपति की एक मूर्ति है 12वीं शताब्दी की, जो कि गुप्तकालीन है। वो हमारे म्यूजियम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन में थी। मेरी तमन्ना थी कि मैं उसको बनाऊं। तो ये एक गणेश की प्रतिमा है, जो कि इसको हम लोग रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं, जो कि दीवार से, मंदिर की दीवार से उकेरी जाती है। तो होयसाला शिवा टेम्पल है, हालेबीडु बोलते हैं, कर्नाटका में है, और ये 12th सेंचुरी की प्रतिमा है। तो जब मैं इसको देखता हूँ ना तो एकदम दिमाग चकरा जाता है। तो मैं ये छवि आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप भी देखो कि सदियों पहले हमारे खुद के पूर्वजों ने ये मूर्ति को बनाया। और ज्वेलरी, ये जो इनके पैरों के पास ये जो सोने का हार आया है, आप देखो वो एकदम से कार्व्ड है बाहर, जैसे कि सच में हो स्टोन है। ये अद्भुत है। और ये जो भाव भंगिमाएं होती है ना गॉड्स की, जिस तरह से वो उसको पकड़ते हैं अपने हाथ में, जो भी चीज़ें हैं, वो जो लड्डू इन्होंने पकड़ा है पत्थर में कार्व किया है। तो वो जो बीच की उंगली होती है उससे उन्होंने वो कटोरी पकड़ी हुई है, फिर वो लड्डू पकड़ा हुआ है। और जो भंगिमा है इनके, एक नृत्य वाली भंगिमा है, वो इसमें दिखती है। मुकुट और जो ज्वेलरी है अद्भुत है। तो ये ऑर्नेट जब मेरे को मिला तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या ही बनाऊँगा, ये तो जिन लोगों ने बना दिया वो तो अद्भुत काम कर गए। हम लोग हैं हिंदुस्तान के आर्टिस्ट, हम लोग को बोला जाता है। हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है भाई।
बट ठीक है, कुछ इनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने जो बनाया है मैं उसी को रिक्रिएट करके देख रहा हूँ, और एक तरह से मैं उनसे ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पत्थर में वो चीज़ काटी, क्या मैं उसको पेंसिल से बना पाता हूँ। जितना आता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे आर्टिस्टों पे भी, मेरे पे भी। तो ऑर्नेट में मैं ऑर्नामेंट्स बनाना चाह रहा था, तो इससे सुंदर छवि तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप गणपति को बनाएं और कोशिश करें कि 12th सेंचुरी में जिस तरह से हमारे देश के आर्टिस्टों ने इस मूर्ति को बनाई, एक एक अंग के एक एक भाग के जिस तरह से उन्होंने सजाया संवारा, वो मैं कोशिश करना चाह रहा था इसको बना के, कि कम से कम मैं कुछ तो सीख पाऊँ इन लोगों से। तो ये हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने अपने ही देश में इस तरह की चीज़ें बनाई। बहुत कुछ बचा है हमारे देश में जिसको हमको फिर से एक बार देखना चाहिए। तो एक तरह से हमारे लिए तो ये मिरर है कि हम लोग कहाँ पे हैं और जो आज से इतने सालों पहले। अब ये सूंड में इन्होंने एक कोई चीज़ पकड़ रखी है, इतना अलंकृत है वो कि अद्भुत है भाई। मेरे पास शब्द नहीं है हालांकि कुछ बोलने के। और ये जो हार इन्होंने पहन रखा है उसके अंदर जो डिज़ाइन है, या जो कानों के ऊपर जो हालांकि उतना ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन हर जो ऑर्नामेंट हैं उनके कुछ नाम हैं, तो वो नाम ऐसे मैं गूगल पे जाऊंगा तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन अगर आप ये जो लड्डू है ना, इसी को बोल रहे थे कि ये देखिए ये एक उंगली है, और जो जेस्चर होते हैं, गॉड अंगूठी बनी हुई है भाई स्टोन में, और अंगूठी के अंदर वो नग भी बना हुआ है स्टोन में। इन सभी आर्टिस्ट जिन लोगों ने ये बनाया उनको सत सत नमन है। और ये हमारे देश की धरोहर है। एक मूर्ति रख दो और एक ताजमहल रख दो भाई। इसको निहारते रहिए आप जाके। और ये एक रिलीफ स्कल्पचर का ये पैनल है, उसमें ये देखिए इन्होंने ये जो चीज़ पकड़ी हुई है उसकी भंगिमा देखिए आप, अद्भुत है। तो मतलब एक एक कॉर्नर, अब ये जो इन्होंने ये जो हाथ में कंगन पहन रखा है, कंगन के अंदर एक एक मोती किसी ने तो तरासे ना, मतलब स्टोन के अंदर कंसिस्टेंसी भी है, मतलब इतना ही बोलूँ मैं। तो अब ये हाथ है थोड़ा सा किसी नृत्य की मुद्रा है ये, और इन्होंने इस हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है, और ये भी एक सर्प है। अरे शिव जी के बच्चे हैं भाई, तो सांप आप तो रहेगा ही ना। तो इसको मैं ऑथेंटिक इसलिए मानता हूँ ना कि हम कितना ही पढ़ लेंगे, पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ होती है। प्रैक्टिकल है इनको देखो, जाके देखो। और ये एक पैनल है जिसमें सिर्फ गणेश जी नहीं हैं, ये बड़ा सा पैनल है, और भी देवी देवताएं हैं, और प्रोपोर्शन रेशियो नीचे भी कुछ छोटे छोटी महिलाएं हैं जो कुछ नृत्य कर रही हैं या कुछ फूल वूल ले रखी हैं। अब देखिए अगर आदमी नृत्य करे, डांस करे, तो जो कपड़े जिस तरह से फैलेंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेरे को दिखती हैं। और ये इनका सुंदर सा क्यूट सा एक पैर है और ऊपर से मतलब इतना क्यूट है कि पूछो मत। तो मेरी बिटिया बम्बई में रहती है, और मेरा सौभाग्य नहीं बन पाया आज तक कि मैं गणपति महोत्सव के समय पे बम्बई जाऊं। ये वाला जो चूड़ी, ये जो माला आ रही है ऊपर से, वो रिलीफ है, मतलब रिलीफ तो छोड़ दीजिए, रिलीफ नहीं है, वो फ्री है, बाहर को निकला हुआ है, और उसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं। मतलब कैसे कार्व, कितना पेशेंस होगा इन लोगों का। और ये है नृत्य की भंगिमा गजानन की। और तो ये वाली ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, ये एकदम बिल्कुल बाहर निकली हुई है भाई। तो ये है, मतलब अगर आप सही में सच मायने में अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो आपको नया सीखने के लिए पुराना कम से कम वही सीख लो भाई।
तो मैं पुराने में चला गया, 12th सेंचुरी में चला गया। और ये सब जो लोग हमारे देश में, मैं सभी बोल रहा हूँ, अपने को भी बोल ही रहा हूँ कि एक जीवन मिला है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर लगा रखी हैं। एक लिस्ट बनाइए, थिंग्स टू डू इन लाइफ, एंड यू शुड विजिट एंड यू शुड सी ऑल दीज थिंग्स। चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो गया भैया, मतलब थाईलैंड क्यों जाना है, बैंकॉक क्यों जाना है, और मॉरिशस और मालदीव्स, यहाँ पे बहुत कुछ है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद जाते रहिएगा। तो ये इस विंटर्स में हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, और जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी लेके जाएंगे, चाहे वो औरंगाबाद की पहाड़ियाँ हों। और तो ये जो जेस्चर है इनका, एक इन्होंने एक फरसा रखा हुआ है, फरसा थोड़ा सा टूट गया, ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है 12th सेंचुरी से। और ये पैनल स्कल्पचर जो है वो बाहर है, मतलब दीवार मंदिर के बाहर के पैनल पे लगा हुआ है। तो कितनी आंधी, पानी, बारिश, ये सब ये सहा होगा। ये स्कल्पचर थोड़ा बहुत टूट फूट है, और विदेशी आतताई जो हिंदुस्तान में आके बर्बरता किए थे, उनसे भी इन्होंने लोहा लिया और ये बचे रहे। और तब हम लोगों के लिए एक धरोहर है, और हम लोग को यहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ पे एक घंटी बनी हुई थी, ये जो सांप के बगल में एक छोटी सी घंटी है। घंटी और 2-3 जगह भी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक हल्का सा एक पेंसिल कर लिया, और मैं ब्रश लेके, ब्रश एंड इंक, क्योंकि इंकटोबर है ना, तो इंकटोबर इंक का त्यौहार है और ब्लैक एंड वाइट का त्यौहार है। मैं तो इसको फिर से बनाऊंगा, मतलब एक बार दर्शन करके आऊँगा फिर बनाऊंगा। तो एक ऐसे ही मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो कोई एक सुंदर से कोई आर्टिस्ट है जो वहाँ पे जाके इनको लाइव बनाया, वो तो धन्य हो गया होगा। ये काम मुझे भी करना है। तो वो जो मैं अभी शुरुआत में आपको बता रहा था ना, एक गुप्तकालीन एक गणपति की मूर्ति है, जो हमारे क्लास असाइनमेंट में हम लोग म्यूजियम में जाके उसको लाइव बनाया करते थे। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2-3 जाके उसको कंप्लीट बनाया करते थे, पूरा लाइट एंड शेड और सब कुछ। मेरा मन था फिर से उसको एक बार बनाना, एक यात्रा हमारी पूरी होती। लेकिन मैं कभी जाऊंगा बनारस तो वहीं पे बैठ के उसी जगह, उसी म्यूजियम में उसको बनाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो भंगिमा है गणपति की, ओफ, मतलब अद्भुत है। थोड़ा उसमें ना स्केल है उसके अंदर। जो गणपति का जो हेड है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है उस मूर्ति में। ये एकदम जैसा प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो मेरे को लगता है इसके अंदर। मैं क्या ही टिप्पणी करूँगा, मतलब मैं धन्य हो गया गणेश जी के ऑर्नामेंट्स को समझने का, दोबारा से एक बार बनाने का। और सभी लोगों को बनाना चाहिए, जितनी युवा पीढ़ी है उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई और हमारे लिए रख गए कि भैया आर्टिस्ट हो, सीखो। और उनसे हमको आर्ट भी सीखना है, और जो हमारी संस्कृति है उसको भी सीखना है, किसको हम श्रृंगार बोलते हैं, देवताओं का श्रृंगार। कुछ भगवान हैं, कुछ मेरे भी बहुत क्लोज भगवान हैं, जैसे बजरंगबली। तो बजरंगबली को सिंदूर से सजाते हैं, ऑरेंज कलर का उनके शरीर के ऊपर हम उनको लेप लगाते हैं। शिव जी हैं, एक आरती होती है उज्जैन में, वहाँ धुएं की भी आरती बोलते हैं शायद, और फिर भस्म की आरती होती है, उनके ऊपर भस्म लगाया जाता है। विश्वनाथ मंदिर में, बनारस में भी आरती होती है। फिर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के उनको सजाया जाता है और नेट किया जाता है। तो ये जो सजावट होती है, उसके बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो अद्भुत सा एकदम ग्लोइंग एक इफ़ेक्ट आता है। और कभी आप साक्षात जाएं ना, किसी मंदिर में चले जाएं आप, अयोध्या की भी आरती है, वो भी आप देखें। और तो हर मंदिर में देवता को सजाने के बाद एक छवि बनती है उनकी, वो एकदम अद्भुत होती है भाई। तो ये कान है, कान के ऊपर
अच्छा, मैं तो ये भी समझता हूँ ना कि ये जो आप बोलते हैं ना 50 तोला पता नहीं कितना तोला गणेश जी के ऊपर बनाया गया, लेकिन ये स्टोन है, स्टोन में कार्व किया और कंसिस्टेंट। हम तो बना ही नहीं पाएंगे भाई, वो तो बन ही नहीं सकता। फोटोशॉप होता तो कॉपी पेस्ट करते लेकिन उन लोगों ने किन हालात में, किन परिस्थितियों में इतनी सुंदर कारीगरी की है कि बहुत बहुत चीज़ें हैं जो इसी जन्म में, इसी जीवन में आप लोगों को भी देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं और जो हमारे देवी देवता हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। जो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं हनुमान जी वाला वीडियो बनाया और लंका में वो जाके और लंका को जला रहे थे, तो उसमें किसी बच्चे ने लिखा होगा कि मैं पहली बार मुझे हनुमान जी के बारे में पता चला। तो ये बड़ा अफसोसजनक है, मतलब। और वो मांगा पढ़ते हैं लोग, मांगा में जापान में कहाँ क्या हो रहा है वही उनको पता है, अपने देश में क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति में क्या रहा, ये नहीं पता उनको। और मैंने भूतनाशक मंत्रा, एक हमारा सुपर हीरो है, हालांकि बहुत सारे सुपर हीरो हैं, लेकिन मैं बैकअप प्लान के बाद ही उसको प्रिंट करूँगा। और तो हम सुपर हीरो जॉनर में भी काम करते हैं, और लेकिन जो हमारे रूट्स हैं उससे मैं कभी दूर नहीं हुआ कि ऐसा चला कि मैं एकदम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ चला गया। भाई अमेरिका में रहे, सिंगापुर में रहे, लेकिन एक कथा है सिंगापुर में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ विदेशी दोस्त हैं हमारे, एक छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे, इंडोनेशिया में, उसका नाम है बाताम। तो बाताम एक छोटा सा आइलैंड है। संडे को हम लोग चले जाते थे, और इंडियन लोगों को बाताम जाने के लिए कोई वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सिंगापुर का वर्क परमिट है। तो ऐसे ही टहलते हुए आप इंडोनेशिया चले जाएंगे। तो वहाँ पे गए, एक छोटा सा मंदिर था, और उस मंदिर में तो हमारे पास चाइनीज़ लोग थे। चाइनीज़ लोग जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उनका पकड़ने का जेस्चर थोड़ा अलग होता है। वो ना दोनों उंगलियों के बीच में अगरबत्ती जलाते हैं और घुटना मोड़ के वो बैठ के और तब वो पूजा करते हैं। और इंडोनेशिया में भी गायत्री मंत्र का ही पाठ होता है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, हालांकि उनका थोड़ा उच्चारण अलग है। तो ये चाइनीज लोग थे हमारे पास। तो वहाँ पे हमने देखा एक कोने में एक वानर टाइप का एक भगवान थे, जिसके हाथ में एक अंडा पकड़े हुए थे। तो हम बोले कि वी डू हैव अ सिमिलर गॉड, मंकी मैन, मंकी टाइप गॉड, ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे बोला होगा या बोला था। तो वहाँ जो चाइनीज जो पंडित था उन्होंने बोला नहीं, ये मंकी गॉड नहीं है, ही इज हनुमान। और वो चाइनीज प्रीस्ट था, पंडित था, और वो हमको आके और सब लोगों को बताया। मैंने इसलिए मंकी गॉड बोला कि ये चाइनीज लोगों को समझ में आए। और तो जब वो चाइनीज व्यक्ति मेरे को बता रहा है एक छोटे से आइलैंड पे कि ये जो है ये हनुमान है, और वो जो अंडा जैसा जो मैंने बताया वो प्रतीकात्मक रूप से पर्वत था जब वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे। तो ये हजारों साल से ये सब चीज़ें हैं, हम लोग को उतना कुछ ढंग से पता नहीं है। और ये कल्चर है, मतलब इंडोनेशिया में आज भी जब मैं जाता हूँ तो हाँ, वो बाताम पे जब मैं उतरता हूँ, आप कभी जाएंगे वहाँ तो आप जब फेरी टर्मिनल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे गरुड़ देवता की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। तो मैंने ऐसे कभी सोचा होगा या गूगल पे पढ़ा होगा, उसका नाम भी गरुड़ ही है, गरुड़ा। यहाँ तक कि इंडोनेशिया का जो, जैसे हमारे यहाँ एयर इंडिया की फ़्लाइट है ना, और वैसे उनका गरुड़ा एयरलाइंस नेशनल फ्लाइट इंडोनेशिया। तो सारा हिंदुस्तान ही था, मतलब भारत देश जो है बहुत बड़ा था, और उसके प्रमाण भी दिखते हैं। मतलब मैं जब कंबोडिया गया, वहाँ पे अंकोर वाट मंदिर में समुद्र मंथन की मूर्ति दिखाई दी। गणपति तो हर जगह है, मतलब गणेश जी, मतलब उनके तो इंडोनेशिया में तो रुपए पे भी गणेश जी हैं, कॉइन पे भी गणेश जी हैं।
तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो इंक्टोबर की शुरुआत गणेश जी से होनी थी, लेकिन रावण से शुरुआत हुई क्योंकि मुस्टैच था। तो ये भी अद्भुत है भाई, ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ के रखा है इतना अलंकृत है, कैसे इन्होंने कार्व किया। और ये सवाल मेरे से एक और स्टूडेंट ने पूछा था सिंगापुर में कि ये जो मंदिरों में इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं उसको बनवाता कौन था, और उसका वर्ड था हु कमीशन दैट। मतलब कोई मूर्तिकार है और मूर्तिकार से बोला गया कि इसको आप बनाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मतलब जैसे नहीं हम लोग जॉब करते हैं, हमको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए कोई जॉब होती होगी कि आप इसको बनाइए और आपको सैलरी मिलेगी। इसके अंदर श्रद्धा जाती है भाई। मतलब कूट के आर्टिस्ट ने एक एक जगह पे इतने डिटेल बनाए हैं, तो ये तो दिल से आती है ना। ईश्वर की प्रतिमा बन रही है। अब ये अंगूठियां हैं ना, और हर उंगली में अंगूठी, और ये जेस्चर देखिए जो पकड़ने का, आप खुद से करके एक बार देखिए जरा कि इन्होंने ऐसे पकड़ा है तो कौन सी उंगली कहाँ जा रही है। और ये आप पकड़ के देखिए कोई चीज़ इस जेस्चर से, तो ईश्वरीय जेस्चर हैं ये। ईश्वर कैसे कोई भी चीज़ हाथ को एलिगेंटली पकड़े। ये लड्डू देख के तो मेरा लड्डू खाने का मन कर गया। तो ये देखिए, इसमें भी ये चीज़ आप पकड़ के देखिए, कोई भी चीज़ किस तरह से, ये जो हाथ के जेस्चर है ना, इसी को बोलते हैं भाव भंगिमा। एलिगेंट, देखो कितना एलिगेंट। तो जब ये मूर्ति काटते होंगे या मूर्ति तराशते होंगे तो ये डेफिनेटली कुछ स्केचेस करते होंगे कागज पे। बिना उसके तो काम होता नहीं है ना। पहले आप स्केचेस करें और फिर समझें कि ये कैसे, और कोई ना कोई तो होगा इनको गाइड करने वाला। और आप इमेजिन करिए खाली कि ये मूर्तियां जब बन रही थी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा होगा 12th सेंचुरी में, तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या सोच के ये एक मूर्ति मैंने सिर्फ उस मंदिर से चयन किए, सिर्फ एक, हजारों मूर्तियां। और सिर्फ ये नहीं है कि ये जो हम कर्नाटका की मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में इस तरह की मूर्तियां होती थी। मैंने तो कुतुब मीनार में भी देखी है भाई, देवी देवताओं की मूर्तियां। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे कुतुब मीनार के अंदर तो आपको दिखाई देगा इस तरह की मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां वहाँ। तो ये सब ज्वेलरी है। और इंक्टोबर के माध्यम से काफ़ी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बनूं और उनको भी किसी रास्ते पे लाऊं कि भैया देखो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा ना हो कि हम बैटमैन, सुपरमैन और मांगा के जो कैरेक्टर हैं उसको हम खाली बनाते रह जाएं और देश के लिए या जो देश की धरोहर उससे कुछ शिक्षा ना लें। तो ये ब्रश एंड इंक मैं इंक्टोबर पे आपको समर्पित कर रहा हूँ। और मेरे से कुछ अगर उल्टा सीधा निकलता है गलतियाँ तो घर का सदस्य मान के उसको माफ़ कर दिया करिए। और प्रयास है कि एक थोड़ी चेतना जगे, जो हमारी संस्कृति है उसको भी मैं जोड़ूं। देखिए इंक्टोबर जो है वो विदेशी मूल के एक आर्टिस्ट ने इनकी शुरुआत की थी और मैं इसको स्वदेशी बनाना चाह रहा हूँ। देखिए एकदम बिल्कुल स्वदेशी सब्जेक्ट है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर मेरी जो आत्मा है उसके लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए ये ज़रूरी है कि ये जितने भी हमारे पौराणिक कथाएं हैं या जो हमारा इतिहास है जो रियल है, वो नए पीढ़ी के बच्चे वो इसको जाने और उसमें इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट लेंगे तभी तो जानेंगे ना। और ये हजारों साल से हैं, हजारों साल से। ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि मैं
ये कोई नई चीज़ कर रहा हूँ। मैं एक क्लास पढ़ाता था सिंगापुर में, उसका नाम है आर्ट एप्रिसिएशन। तो आर्ट एप्रिसिएशन के लिए एक टेक्स्ट बुक मिला मेरे को, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी भी हैं, प्री हिस्टोरिक भी हैं, हिस्टोरिक भी हैं, जितने भी फेज आए आर्ट में, मॉडर्न आर्ट हो या इम्प्रेशनिज्म हो या एक्सप्रेशनिज्म हो या रियलिज्म हो, रेनेसांस हो, बरोक हो, ये सारी चीज़ें मैं उनको पढ़ाता था। और उसके अंदर थोड़ा आर्किटेक्चर का भी था, और उसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट जो विदेशी हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें क्रिएट की, क्लॉथ माने और मूने और टर्नर और वैन गॉग, तो इन सारे लोगों से आर्ट के बारे में वो पूरी किताब भरी थी। और बड़ा दुखद था कि हिंदुस्तान के एक भी आर्टिस्ट का नाम उस किताब में नहीं है। आर्ट के बारे में हमारे जो हमारा टेक्स्ट बुक था उसमें एक भी आर्ट पीस या एक भी आर्टिस्ट का नाम जो वर्ल्ड के किताब है जिसमें हम कला के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर नहीं था भाई। अद्भुत नहीं है? जिसको आप आर्ट कह रहे हो, ये क्या है पहले बताइए। तो मैं एक आर्ट एप्रिसिएशन की किताब लेके और बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और जिसमें भारतीय मूल के किसी भी आर्टिस्ट का या आर्ट वर्क का जिक्र तक नहीं है। बहुत मोटी किताब है, 500 पन्नों की किताब है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, सबको माफ़ कर दिया मैंने। एक एक आर्ट वर्क, एक एक मूर्तियाँ वो मास्टरपीस है। पटना अगर जाए ना तो पटना के नेशनल म्यूजियम जरूर जाइएगा, हिल जाएगा दिमाग भाई। म्यूजियम्स, इंडिया के जितने म्यूजियम्स हैं, मॉडर्न आर्ट गैलरी भी जाइए, बट नेशनल म्यूजियम ज़रूर जाइए और उनसे वहाँ पे समय बिताइए और वहाँ पे स्केच बुक लेके जाइए और परमिशन ले लीजिए कि मैं विद्यार्थी हूँ और मैं यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ। आप बनाइए वहाँ जाके। ये मैं करता रहा हूँ पहले, और कैमरा अलाउ नहीं होता है। हाँ, कैमरे के लिए कुछ पैसे देने होते हैं, कैमरा अलाउ हो जाता है, बट वहाँ रील बनाने मत जाइए, सीखने जाइए, सीखने। मैं मिलता हूँ ना, अभी मैं कभी जाऊँगा तो ये मैंने बना लिया और एक हस्ताक्षर कर दिया। मैं क्या ही करूं, इतनी खूबसूरत मूर्ति है उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। बट वैसे ही दिल में आया, क्योंकि एक परंपरा करके चल रहे हैं। तो अक्टूबर 2025 है और ये डे 17 है, तो थोड़ा सा इंक वॉश कर दे रहे हैं ताकि फोकस जो है वो गणपति के ऊपर जाए। और ये रिलीफ स्कल्पचर था, तो बहुत जो लेफ्ट हैंड वाले जो हैंड है ना वो अंदर थे उसके। मैं तो हतप्रभ रहे, मतलब बनाते समय ही ना मेरा दिमाग हिलने लगता है कि कैसे इन्होंने छेनी हथौड़ी से इसको कार्व किया। तो ये है हमारे देश का आर्टवर्क, और ये हमारे देश की संपत्ति है और संस्कृति है और हमारी प्रतिभा है, जिसको पूरी दुनिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भैया ये जो कार्विंग हो रखी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, डेविड माइकल एंजेलो की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये लोग कब बना गए आप सोच लीजिए, 12th सेंचुरी में। तो चलिए, वो दर्जा नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो इसको अगर नहीं मान रहे तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। और देखिए बहुत सुकून मिला इसको बना के, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये आर्टवर्क देख के कुछ मन की शांति मिली। और मिलते रहेंगे। अभी तो 17 तारीख है, और आगे के वीडियोस पे भी ध्यान रखिएगा और थोड़े व्यूज़ वगैरह, मतलब हमको लगे कि हाँ मेरी मेहनत जो है आप तक पहुंच रही है, तो व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। हालांकि ठीक है, आराम से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, और कल भी कोई ऐसी कोई छवि बनाते हैं जिससे आपका भी मनोरंजन भी हो, कुछ ज्ञान भी हो। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।